हेलो बच्चों, आई एम फहद इकबाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ रहे हैं या बस टाइम पास हो रहा है? पढ़ाई कर लीजिए ज़रा अच्छे से। चलिए आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 से नीट 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस टॉपिक के थ्योरी के लिए आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 6 एंड 7 ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम है, इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर कूलम 50 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 20 न्यूटन पर कूलम विल बी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 5 न्यूटन पर कूलम है और वहाँ 50 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वहाँ से पर स्क्वायर मीटर से पास कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई दूसरा रीजन है जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम हो जाए तो कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब कितना फील्ड लाइंस पास करेगा उस रीजन से। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं और हम देखते हैं कि कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। ओके, ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है? याद कीजिए, क्या रिलेशन है? रिलेशन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मतलब लेट मी राइट, आपको पता है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and number of field lines are directly proportional to each other। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, अगर उसको मैं n कह रहा हूँ क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस चीज़ के लिए आप हमारे लेक्चर 6 को ज़रूर देखिए, वहाँ पर हमने इस चीज़ को जो है कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। तो चलिए हम लिख सकते हैं, अगर ये रिलेशन है तो वी कैन राइट n2 बाई n1 इक्वल्स टू e2 बाई e1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है? यहाँ से हमारे पास, चूँकि हमें n2 निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना पास करेगा, तो ये हो जाएगा n2 इक्वल्स टू e2 बाई e1 इंटू n1। ठीक है, तो चलिए अब n2 इक्वल्स टू e2 की वैल्यू क्या है? E2 की जो वैल्यू है सेकंड रीजन में वो 20 न्यूटन पर कूलम है, और E1 कितना दिया हुआ था? फर्स्ट रीजन में था 5 न्यूटन पर कूलम। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं वहाँ से, पहले वाले रीजन से? वो 50 हैं। ठीक है, तो चलिए 5 10 द 50 कैंसिल आउट। सो आपके पास क्या आ गया? 20 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 200। तो दूसरे रीजन से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम है, कितना फील्ड लाइंस पास करेगा? 200। इज इट क्लियर? तो हमें मालूम हो गया कि दूसरे रीजन में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम है, कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा? तो नंबर है 200। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? तो आप देखिए, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट मी राइट इट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑफ दोज ऑन द राइट। If the magnitude of the field at A is 40 Newton per coulomb, what is the magnitude of the force on a proton at A? तो क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस फिगर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ड्रॉ किए गए हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसमें दो इस फिगर को आप दो रीजन में बांट सकते हैं। ठीक है, आप सपोज कर लिए कि इसको, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ राइट में जो है इनके बीच सेपरेशन कम है, और जब लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेपरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बेसिकली आप देखेंगे कि सेपरेशन जो है लेफ्ट में दुगुना हो जाता है राइट के मुकाबले। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, यहाँ पर अगर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है वो है कितना, 40 न्यूटन पर कूलम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा किसी प्रोटॉन के ऊपर वो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और आपके पास चार ऑप्शन है, देखते हैं कि कितना फोर्स किसी प्रोटॉन पर लगेगा अगर वो प्रोटॉन पॉइंट ए पे है तो। ठीक है, लेट अस नाउ सॉल्व इट। पहली चीज आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा बताइए। फोर्स के लिए आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्या पढ़ा है आपने, एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, बेसिकली, और क्यू ई आप कहिए, तो हमारे पास जो चार्ज है यहाँ पे वो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के ऊपर कितना जो है चार्ज होता है, तो वो आपको मालूम है कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 40 न्यूटन पर कूलम। बट याद रखिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, -40 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप बेसिकली। ठीक है, माइनस यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन ये माइनस आई कैप, इसका मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64, -64, 1.6 इंटू 40 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -64 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, डायरेक्शन आई कैप यहाँ। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ है, तो ये जो चीज़ आपके पास आ रही है इसको मैं लिख सकता हूँ -6.4 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन आई कैप। ठीक है, तो ये फोर्स आपके पास आ गया बेसिकली। तो ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो आपको आ गया। ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, -6.4 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन आई कैप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 6.4 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स माइनस आई कैप। ठीक है, तो चूंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए प्रोटॉन एट ए। तो जो प्रोटॉन होगा पॉइंट ए पे, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही 6.4 इंटू 10⁻⁻18 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है बस उसको यूज़ किया गया था यहाँ पे। चलिए ठीक है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स वेपर स्टेट हैज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 6.2 into 10⁻³ कूलम मीटर। हाउ फॉर अपार्ट आर द मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल है जो कि वेपर स्टेट में है और उसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है आपको वो 6.2 into 10⁻³ कूलम मीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर के बीच का सेपरेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, सो लेट्स सोल्व इट। देखते हैं कि इसका बीच का सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास दिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल, और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल है। तो मुझे आप बताइए इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बताइए। तो देखिए इसमें H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हाइड्रोजन में कितना, एक हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा, न्यूट्रल अगर है तो। और ऑक्सीजन एटम अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 प्रोटॉन होंगे। तो H2O में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, न्यूट्रल अगर है तो। और ऑक्सीजन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो टोटल जो H2O मॉलिक्यूल है, H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन कितना होगा? 10 प्रोटॉन होगा इसके पास। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको मालूम है कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। और बेसिकली आपने Q इंटू 2A पढ़ा होगा। तो 2A जो है वही सेपरेशन हम 2A लेते थे, तो इसलिए हम 2A लिखते थे, लेकिन जनरल सेपरेशन में D लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस है चूँकि दोनों चार्जेस के बीच का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का। तो चार्ज यहाँ पे कितना होगा टोटल? न्यूट्रल अगर है तो उसके पास कितना चार्ज होगा? 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, है ना। और डिस्टेंस सेपरेशन है वो D है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है D की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली में। तो D क्या हो जाएगा? देखिए D विल बी इक्वल टू P अपॉन 10E। ठीक है, P क्या है आपका? P जो है वो डायपोल मोमेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? 6.2 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा हमारा D इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁻30। इस कूलम से इस कूलम को कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ सिर्फ मीटर बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू ये 10 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻18। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे? आप 1.6 से 6.2 को आप डिवाइड कीजिए और 10⁻⁻18 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -30 + 18 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे 1.6 से 6.2 को तो कितना आएगा? ये आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.9 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.9 इंटू 10⁻⁻12। ऑप्शन क्या है आपके पास? 2.7 PM, 3.9 PM, 3.4 PM, 4.3 PM। PM का मतलब क्या हुआ? पिकोमीटर। पिको की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जनरली यू कैन राइट दिस एज 3.9 पिकोमीटर।
ठीक है। सो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के, एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो आ गया। उसकी वैल्यू कितनी आई है? 3.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो 3.9 पिकोमीटर है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है? ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑफ मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर at a point distant 1 meter from the center of dipole when line joining the point to the center of dipole makes an angle of 60 degree with dipole axis। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी किसी डायपोल की वजह से, जिसका डायपोल मोमेंट जो है वो 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर है, और आपको डायपोल के सेंटर से 1 मीटर अवे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और वो जो पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट डायपोल के सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, अब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, और उसके लिए दो केसेस आपने पढ़े थे। एक केस आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाला था डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे, और एक्सियल पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी? याद है? 1/4πε0 2p/r³। याद रखिएगा शॉर्ट डायपोल के लिए। ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो वैल्यू आई थी इसकी, वो कितनी आई थी? 1/4πε0 p/r³। लेकिन ये जो केस है ये ना ही एक्सिस पे है और ना ही डायरेक्टली परपेंडिकुलर पॉइंट है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें तो ये दोनों फार्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। तो बताइए कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे आप? याद है? बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर एक जनरल एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके लिए जो फार्मूला आता है हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? लेट मी राइट दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इसकी वैल्यू? याद है? बताइए, पढ़ा है आपने ये चीज़? तो इसकी वैल्यू आपने पढ़ा होगा, E = 1/4πε0 into p square root of 3 cos square theta plus 1/r³। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से आप जो है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं डायपोल के। तो देखिए यहाँ पर अगर एक्सियल पॉइंट पे निकालना हो तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा क्या हो जाता है? 0 डिग्री होता है। आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से तो ये 1 दे देगा, तो ये √3 + 1 मतलब 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए ये 2p/r³ हो जाएगा। ये सेम एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 90 डिग्री रखनी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे 90 रख दीजिए, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो सिंपली ये टर्म खत्म हो जाएगा, और √1 का मतलब 1 ही होता है, तो ये देखिए p/r³ ही आ जाएगा। खैर, तो हमें जो निकालना है, हमें जो दे रखा है, हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है p। डायपोल मोमेंट p की वैल्यू कितनी है हमारे पास?
P है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर। थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 60 डिग्री है और R जो है हमारे पास वो 1 मीटर है। तो बस अभी सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और देखिए कितना आता है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू P का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻8 और यहाँ से हो जाएगा √3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब। ठीक है। सो अब ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो आपको करना होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू आपके पास हो जाता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻8 और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 1। सो अभी इसको आप सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी और वो कितना आएगा तो E इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 238.1 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब करेंगे आप तो वही आपको आएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, 238.1 न्यूटन पर कूलम्ब। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो 238.1 न्यूटन पर कूलम्ब है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप जरूर याद रखिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से आप डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये दो एक्सप्रेशन तो है ही एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external uniform field of 10⁵ Newton per coulomb. What is the maximum torque exerted by the field on the dipole? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, आपको पता है, और उन चार्जेस की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ऑफ कोर्स अपोजिट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है 1 माइक्रोकूलम। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो डायपोल है वो एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क जो होगा उस डायपोल पे कितना लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितना मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो है आपको पता है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क उसके ऊपर एक्ट करता है। तो टॉर्क आपको मालूम है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है डायपोल के लिए। ठीक है, टॉर्क ऑन द डायपोल के लिए। सो आपको दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोकूलम, इसका मतलब कितना हो गया 10⁻⁻6 कूलम। और क्या दिया हुआ है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डी मान लेते हैं, वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्ट करेगा।
तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो मुझे बताइए टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, कितना डिग्री एंगल होगा कि आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अगर होगी तो आपको क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क तो 0 हो गया, तो ये तो मैक्सिमम हो नहीं सकता यहाँ पे। तो आपको याद होगा कि जब थीटा इक्वल्स टू फॉर मैक्सिमम, ठीक है, याद रखिए आपने पढ़ा था कि टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा कब, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो तो आपको मालूम हो गया कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या है, पी ई साइन थीटा, और पी क्या होता है, पी आपको मालूम है क्या होता है, क्यू इंटू डी, ई साइन थीटा की वैल्यू मतलब 90 डिग्री, ठीक है। चार्ज कितना दिया हुआ है हमारे पास, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड दे रखी है 10⁻⁶ कूलम्ब, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो देखिए कितना आ जाएगा, टॉर्क विच इज़ मैक्सिमम, कितना हो जाएगा, ये 2 को इधर ले आते हैं, और ये है 10⁻⁶ -2, ये हो गया 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁵। तो आपको मालूम है कि -8 + 5, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो चूँकि -6 था -2 था तो ये -8 हो गया, और ये प्लस है 10⁻⁵ मैंने लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, और ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻8 और +5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपको बस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ गई, तो कितनी वैल्यू आई, 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ई ए विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड ई ई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, देन आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें 3 रिलेशन है, ई ए और ई ई का, और चौथा ऑप्शन है कि नन ऑफ द एबव। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ये तो ऐसे ही आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन क्या होगा, आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है कि भाई डिस्टेंस जो है वो सेम है, जब एक्सियल पॉइंट पे निकालें या इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालें, सेंटर ऑफ द डायपोल से सेम डिस्टेंस पे। और ई कितनी होती है, ये भी आपको मालूम है कितना होता है, ये होता है 1/4πε0 p/r³, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन आ जाएगा, आप दोनों को डिवाइड कर दिए, ई ए को और ई को, कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ई ए अपॉन ई आप डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p/r³ और p/r³ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको जो वैल्यू आ जाएगा सिंपली 2 आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सिंपली फॉर्मूले से कि इसमें 2 का टर्म आ रहा है और यहाँ पे 2 का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पॉइंट के मुकाबले डबल होगा सेम आर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
ई ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई ई। सर क्या मतलब हुआ कि अगर आप सेंटर ऑफ द डायपोल से सेम डिस्टेंस पे उसके एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे और उसके इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट के मुकाबले डबल होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है ताकि आपको अगर एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, तो अब पहला ऑप्शन जो है वही है ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ए है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना यहीं पर रुकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर इस प्रॉब्लम में आपको कहीं पर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और इस वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।